वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम योर इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़ारूक और आज हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। इसका जो है वो कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है आपके 9th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला जो है वो सवाल है कि रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट में और एटॉमिक मास यूनिट में क्या फ़र्क है। तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हमें एक टॉपिक पढ़ना है तो ये सवाल करना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं इसकी नीड क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है कि हम उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो उसकी जो नीड है वो ये है कि इसमें ये होता है कि हम एटम्स के वज़न, एटम का जो वज़न है वो मालूम करते हैं। एटम का वज़न मालूम करते हैं। अब इसमें सवाल ये है कि हम एटम्स का वज़न कैसे नापते हैं। एटम जो है वो बहुत ही छोटे होते हैं, तो अभी हमें एक टेक्निक, एक मेथड जो है वो चाहिए होता है कि हम उनको मेजर कर सकें। तो इसके लिए एटम्स आर वेरी स्मॉल सो दैट वी कैन नॉट मेजर देयर वेट इन अ किलोग्राम एंड ग्राम्स एंड इट इज़ वेरी हार्ड टू बी मेजर इट इन अ ग्राम एंड किलोग्राम। सो हमारे पास एटम बहुत ही छोटे हैं और इसको हम नाप नहीं सकते हैं, ना एक किलोग्राम में भी नाप नहीं सकते और ग्राम में भी हम उनको नाप नहीं सकते। तो उसके लिए एक मेजरमेंट चाहिए होती है जिसमें हम उनको नाप सके और उसको जो है उसके एटम का जो मास है, उसका जो वज़न है, हम उनको मालूम कर सकें। तो वो कौन सा मेथड है? टू सोल्व दिस प्रॉब्लम द साइंटिस्ट introduce a method has relative atomic mass and a unit for measuring atom called atomic mass unit. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट ने जो है वो एक मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। ठीक है। और एक यूनिट इंट्रोड्यूस करवाया जिस जो एटम को मेजरमेंट करने के लिए, उसको नापने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एटॉमिक मास हमने पढ़ लिया। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एटॉमिक मास हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन आ न्यूक्लियस को कहते हैं। सही है। तो अब उनके लिए एक यूनिट इस्तेमाल किया गया है जिसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। बस। What is atomic mass unit? Atomic mass unit क्या है? A unit used to measure the mass of the atoms. आसान अल्फाज में ये है कि वो यूनिट जो कि एटॉमिक मास को we used to measure the masses of atom, या हम ये कह सकते हैं कि the unit used to measure the atomic mass. एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, जो एटम के मास को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल किया जाता है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। ओके। उसके बाद हमारे पास उसको दूसरे डेफिनेशन में हम ये भी कह सकते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ द मास ऑफ आ कार्बन 12 एटम। समझ में आ गया? मतलब ये है कि आपका जो एटॉमिक मास यूनिट है किसे कहते हैं? वो आपके कार्बन 12 एटम किसे कहते हैं? कार्बन 12 एटम ये एक कार्बन की एक किस्म है। ठीक है। कार्बन की एक किस्म है और जिसको हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि जिसे हम फिर आइसोटोप्स कहेंगे। मैं आप आगे जो है वो समझाऊंगा कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। ये किसी भी कार्बन 12 के आइसोटोप्स की 1/12 का 1/12 मास के बराबर है। किसके मास के बराबर है? कार्बन 12 के 1/12 के मास के बराबर है। एटॉमिक मास वो मास होता है जो कि बराबर है किस चीज़ के? 1/12 ऑफ आ कार्बन एटम के। सही है। मतलब ये है कि अगर आप तराजू में, आपके बुक में एक तस्वीर है जिसमें अगर आप तराजू में एक साइड पे कार्बन 12 को रख दें और एक साइड पे आप क्या रख दें? 12 एटम्स रख ले, तो वो 12 एटम्स आपके एक कार्बन के इक्वल होंगे। सही है। तो वो ये कह रहे हैं कि एटॉमिक मास यूनिट आपके 1/12 का मतलब होता है कि 12 हिस्सों में से एक हिस्सा, मतलब वो 12वें हिस्सों में से एक हिस्सा है कार्बन 12 का। दैट्स इट।
उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर एटॉमिक मास जो है वो AMU से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, और एटॉमिक मास यूनिट अगर आप उसको जो है वो किलोग्राम और ग्राम में जो है वो एक्सप्रेस करना चाहो तो वो उसकी जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगा 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻27 kg, 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 kg इन ग्राम्स। तो इतना छोटा वैल्यू है, इतने छोटी मास है जो हम कैलकुलेट इस तरह नहीं कर सकते। ड्यू टू दिस वी नीड अ atomic mass unit and a method called a relative atomic mass। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे कि हमारे पास एटम का वजन मालूम करने के लिए साइंटिस्ट ने कार्बन 12 के एटम को 12 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। फॉर एग्जांपल आपका कार्बन 12 है, तो इस कार्बन 12 को उन्होंने जो है वो इस तरह ब्रेक किया 12 हिस्सों में, तो उसके 12 हिस्से बन गए। अब उस 12 हिस्से में से जो एक हिस्सा है इस एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, उसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के 1/12 के मतलब 1/12 का मतलब होता है 12 हिस्सों में से एक हिस्से के बराबर है, के वजन के बराबर होता है। दैट्स इट। उसके बाद हम ये बात करते हैं कि जो मासेस are compared by an instrument called a mass spectrometer। मास स्पेक्ट्रोमीटर एक आला होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर अगर आप कार्बन 12 को डालोगे तो कार्बन 12 के अंदर आपको कार्बन 12 के बारे में ये उनके मास के बारे में बताएगा, ठीक है। ये उनके मास के बारे में बताएगा कि इनका मास क्या है। अगर किसी और एलिमेंट को, हाइड्रोजन को, कार्बन को, ऑक्सीजन को, किसी भी और एटम को जब आप उसके अंदर डालोगे तो वो फिर वो इसके एटम के मासेस के बारे में बताएगा, जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि और हम उसको ये भी बयान कर सकते हैं कि कार्बन 12 एटम जो है इस केस में जो है वो स्टैंडर्ड लिया जाता है। एक जो है स्टैंडर्ड का मतलब होता है मियार, मतलब एक ख़ास चीज़ जो है वो मुकर्रर की जाती है। कार्बन एटम्स को स्टैंडर्ड मान के बाकी एटमों का वजन कंपेयर करने के लिए एटॉमिक मास यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एटॉमिक मास यूनिट हमारे पास उस वक्त इस्तेमाल होता है कि जब आपके पास जो है वो क्या होता है, वो कार्बन 12 एटम्स को जो है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। यानी मतलब ये है कि आप एक ख़ास वज़न रखते हैं किस चीज़ का, कार्बन 12 का। आप फिर उस ख़ास वज़न को जो है वो तमाम एलिमेंट और एटम से मुआजना करवाते हैं, क्या ये इससे कम है और या क्या इससे ज़्यादा है। जैसे कि इफ़ वी मेड अ हाइट ऑफ एनी क्लासमेट टू कंपेयर विद अदर क्लासमेट हैज़ अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी क्लास है, आपकी क्लास में हमारे पास 12 बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है। इसमें एक लंबा स्टूडेंट है, उसकी हाइट को हमने देखा, उसकी जो हाइट थी 5 फुट 5 इंच थी, ठीक है। अब जो 5 फुट 5 इंच है, हमने इस शख्स की जो हाइट है, स्टूडेंट की जो हाइट है, हमने एज अ स्टैंडर्ड लिया। मतलब हमने एक ख़ास वैल्यू की फॉर्म में लिया, एक ख़ास मियार की तरह लिया, जो कि हम बाकी स्टूडेंट्स के साथ जो है वो फिर हम कंपेयर करेंगे। तो ये एक रिलेटिव जो है वो रिलेटिव मेथड हुआ। रिलेटिव मेथड का मतलब होता है, रिलेटिव का ही मतलब होता है एक चीज़ का दूसरे चीज़ से ताल्लुक़ को कहते हैं, सही है। तो उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। याद रखिए कि एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट में फ़र्क सिर्फ एक ही है कि जो एटॉमिक मास होता है वो आपको नंबर ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में बताता है, सही है। लेकिन जो एटॉमिक मास यूनिट है वो ये है कि सिर्फ उसके साथ यूनिट लग जाता है। मास वही है, वैल्यू वही है, लेकिन यूनिट लग जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी भी एक चीज़ के बारे में कहते हो कि ये एक 12 के बराबर है, तो वो 12 के साथ कोई भी एक चीज़ अगर यूनिट लिया जाए तो वो 12 kg भी हो सकता है, 12 मीटर भी हो सकता है। इसी तरह आपके पास फॉर एग्जांपल अगर हाइड्रोजन का मैंने पिछले लेक्चर में बताया कि उनके अंदर एक प्रोटॉन होता है, तो उन प्रोटॉन
का जो है वो एक इक्वल होता है 1 एटॉमिक मास के, तो वो एटॉमिक मास जो है वो इन टर्म्स ऑफ यूनिट की फॉर्म में उसको हम क्या कहते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, कार्बन का हम क्या कहेंगे, 12 एटॉमिक मास है उसका, क्या कहेंगे, 12 एटॉमिक मास यूनिट। ऑक्सीजन क्या क्या कहेंगे, 16 एटॉमिक मास यूनिट, 16 एटॉमिक मास यूनिट, मतलब उसका एटॉमिक मास 16 है, यूनिट हमने सिर्फ लगा दिया। ठीक है, तो ये एक ऐसा यूनिट है जो कि मेजर, जो उसको नापने के लिए, जो एटम के नापने के लिए मतलब इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप ये कह सकते हो जैसे कि आप वजन के लिए जो है वो केजी, ग्राम्स वगैरह के इस्तेमाल करते हो, आप लंबाई के लिए मीटर का इस्तेमाल करते हो, इसी तरह आपके जो एटम्स है उनकी मेजरमेंट के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लिंक विद द एटॉमिक मास, आपका जो एटॉमिक मास के साथ जो लिंक है आपके एटॉमिक मास यूनिट का, वो क्या है, हम उनको ये कह सकते हैं एटॉमिक मास यूनिट को कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट। जो हमारे पास जो एटॉमिक मास यूनिट है वो एटॉमिक मास के न्यूमेरिकल वैल्यू के इक्वल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन। अगर फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक मास है, जैसे कि मैंने ऊपर के बताया, अगर वो 1 है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम उनको यूनिट में तब्दील करेंगे तो उसका यूनिट में नाम क्या होगा, 1 एटॉमिक मास यूनिट। सो इट्स एटॉमिक मास यूनिट इज 1, उसका एटॉमिक मास भी 1 है। मतलब वैल्यूज जो है वो तब्दील ही होंगी, सिर्फ आपके जो है वो एक यूनिट जो है वो ऐड हो जाएगी। जैसे कि ओनली द यूनिट इज एडेड, आपके पास सिर्फ और सिर्फ यूनिट को ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया कि आपका जो कार्बन 12 है वो उसको हैज़ अ स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, उसको एक ख़ास जो है वो एक वैल्यू जो है वो रखी जाती है, और उस ख़ास वैल्यू को फिर एटम्स के बीच में जो है वो उसके बीच में जो है मुआजना करवाया जाता है। तो वो मुआजना जो है उसको हम क्या कहते हैं, उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। इट टेल अस हाउ हैवी एन एटम इज कंपेयर टू अ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 आपके पास एक कार्बन का एक आइसोटोप्स होता है, सही है। कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स होते हैं, जिसमें एक कार्बन 12 है और एक कार्बन 13 है। आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स हमारे पास वो एटम्स है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो सेम होते हैं। ड्यू टू दिस इसके जो एटॉमिक नंबर होता है वो सेम होता है, और इनके अंदर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होते हैं। इसी वजह से उनके जो एटॉमिक मासेस है वो डिफरेंट होते हैं, सही है। तो जब हम किसी भी एक कार्बन 12 को, मतलब जब हम कार्बन 12 को जो है वो लेते हैं और कार्बन 12 के एटम के साथ जब किसी भी एक एटम को जो है वो मुआवजा करवाते हैं, उसको उसके कार्बन एटम के साथ देखते हैं कि अगर ये इससे बड़ा है या इससे छोटा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। द मास ऑफ एन एटम कंपेयर टू 1/12 ऑफ अ मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम। मतलब वो मास ऑफ एटम जो कि आप कंपेयर कर रहे हो किसी भी कार्बन 12 ऑफ एटम से, उसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास उसको कहते हैं। हम उसको जो है वो मालूम करते हैं किस तरह, आसान ट्रिक है ये, वो जो एटॉमिक मास को, रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए कि ये कार्बन 12 एटम से बड़ा है या छोटा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उस एलिमेंट का जो एटॉमिक मास मैंने बता दें, एटॉमिक मास किसे कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों की तादाद को क्या करना है, जमा करना है। वो टोटल तादाद आपका क्या होगी, एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास को क्या करना है, उसको डिवाइड करना है 1/12 से, 1/12 से डिवाइड करना है। ठीक है, वही 1/12 क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो 1/12 के मास के से साथ मुआवजा कर रहे हैं। तो 1/12 जो है वो मास जो है उसके साथ जो है आपको डिवाइड करना है। तो आपको ये, अगर आपके पास यहाँ पे ये यहाँ पर जो है इसके ऊपर आंसर आया, मतलब इसके इक्वल टू के अपॉन के ऊपर जो है वो आंसर आया, तो वो कार्बन एटम से बड़ा है। और अगर इनसे नीचे आंसर आया तो इसका मतलब ये होता है कि ये इनसे कार्बन एटम से जो है वो छोटा है।
ठीक है। ड्यू टू दिस कैलकुलेशन साइंटिस्ट मेजर ऑल द रिलेटिव मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। मतलब इसी की वजह से हमारे पास जो जितने भी पीरियोडिक टेबल, आपने पीरियोडिक टेबल जो है वो हम आगे जो है वो थर्ड चैप्टर में, आपका थर्ड चैप्टर पीरियोडिक टेबल है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद। आपके पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि वहाँ पर मौजूद होते हैं, और उस एंग के अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद होते हैं उनके अंदर जितने भी मासेस है उनको जो कैलकुलेट किया गया है, उनको साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया है बाय दिस मेथड, बाय दिस रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट। इस रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट के मेथड के मुताबिक उन्होंने तमाम एटम्स के जो मासेस है उसको जो है वो कैलकुलेट किया है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली जो पीरियोडिक टेबल में है वो तमाम एलिमेंट एटॉमिक मासेस आर इन अ डेसिमल फॉर्म। तमाम आपने जो है वो एटम्स को देखा होगा जिसके अंदर जो इनके अंदर जो जितने भी एटॉमिक मासेस होंगे, ये याद रखना कि आपका जब किसी भी एक एलिमेंट को जब आप देखोगे तो वो एलिमेंट आपका कोई भी हो सकता है, ठीक है। वो आपके पास एक्स का मतलब ये होता है कि आपका जो एलिमेंट का जो सिंबल है वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपका जो है वो एटॉमिक नंबर जो मैंने बताया, एटॉमिक नंबर जिसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं वो ऊपर आता है, और नीचे आपका जो है वो कौन सा आता है, E आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, ठीक है। तो आपके पीरियोडिक टेबल में अगर आप सिंबल देखोगे हाइड्रोजन का, फॉर एग्जांपल आपका हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, तो हाइड्रोजन आपको यहाँ पर एक 1 यहाँ पर होगा, और ये 1 का मतलब ये होता है कि इनका जो एटॉमिक नंबर भी 1 है और इसका जो एटॉमिक मास है वो भी 1 है यहाँ पर, ठीक है, दैट्स इट। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन का देखोगे तो कार्बन में होता ये है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है, और उसका जो एटॉमिक मास होता है वो 12 होता है। तो इस तरह जो है वो फॉर्म में आपके पास मौजूद होते हैं। पॉइंट फॉर्म में जो है वो 0.1 आगे नीचे इस तरह होता है। आसानी के लिए हम फिर बाद में उसको राउंड ऑफ करके जो है वो राउंड ऑफ का मतलब ये होता है कि उसको जो है वो एक ही वैल्यू में जो है वो एक ही वैल्यू में जब हम जो है वो उसको दोहराते हैं तो उसको राउंड ऑफ कहते हैं। ये जो है वो हमारे डिसिमल नंबर में क्यों होते हैं पीरियोडिक टेबल। डिसिमल नंबर का मतलब ये होता है कि जो पॉइंट्स में होते हैं, जैसे कि 118.01 6.02 इस तरह जो है जो पॉइंट्स के जो नंबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको डिसिमल नंबर कहते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में सवाल ये है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक मासेस होती हैं जो किसी भी एलिमेंट के सिंबल की नीचे लिखी जाती है, तो वो क्यों जो है वो क्यों डिसिमल फॉर्म में होती है। वो इस वजह से क्योंकि वो आइसोटोप्स की वजह से होती है। आइसोटोप्स है क्या, आइसोटोप्स हमारे पास वो एटम्स जो मैंने पीछे बताया, जो हमारे पास वो एटम्स जिसके अंदर जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो, जिसके एटॉमिक मासेस सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन एटम्स विच हैव, आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चंस है कि व्हाट इज मीन्स बाय आइसोटोप्स, और आने वाले जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर भी आपके पूछा गया है कि आइसोटोप्स है क्या, उसकी जो मेडिकल इंपॉर्टेंस क्या है। एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर हैज नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम but have a different mass number due to having a different number of a neutron in nucleus is called isotopes। उसको आसान भी कर सकते हो, आसान ये कर सकते हो कि आइसोटोप्स उस एटम्स को कहते हैं द एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट हैव अ डिफरेंट एटॉमिक मासेस, ठीक है। एटॉमिक मासेस आएगा, सिर्फ मासेस अगर आप लिखोगे तो वो फिर गलत हो जाएगा, आपको सिर्फ एटॉमिक मासेस के बारे में बात करनी है, ठीक। जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके बुक एग्जांपल के अंदर आपके पास 2 एलिमेंट दिए गए हैं, कार्बन है और एक कॉपर है। कार्बन के अंदर आपका जो है वो आपका कार्बन है, कार्बन के अंदर आपके पास जो है वो कार्बन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, 2 आइसोटोप्स। मतलब ये है कार्बन के अंदर 2 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स का मतलब क्या था, जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो। 2 आइसोटोप्स जिसका नाम क्या है, एक का नाम है कार्बन 12 और दूसरे का नाम है कार्बन 13, ठीक है। ये नाम है आइसोटोप्स के, ठीक है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन तो होते हैं लेकिन आपके जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो डिफरेंट होता है, ठीक है, दैट्स इट। जैसे कि यहाँ पर है जो न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन इनमें इनमें न्यूट्रॉन की तादाद मुख्तलिफ होती है, सही है। जैसे कि कार्बन नंबर, उसके बाद हम बात करते हैं, हमें तो ये समझ आ गया कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आइसोटोप्स में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है डिफरेंट होते हैं इनके अंदर। तो उसको फिर यहाँ पर कार्बन नंबर 13 जो यहाँ पर लिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि इनके अंदर 13 न्यूट्रॉन्स मौजूद है, ठीक है। तो ये उनके आइसोटोप्स है, जो कि आइसोटोप्स जो है वो क्या होते हैं, वो बाकी जो है वो चीज़ों में भी हेल्प करती है। अब हम यहाँ पर जो है वो सिर्फ इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो मासेस है, जो एटॉमिक मासेस है, उस पर जो है उसका क्या असर है। मिसाल के तो जैसे कि हमारे पास जो कार्बन 12 है, जो कार्बन 12 का जो आइसोटोप्स हैं, और वो आपके नेचर में, आपकी कुदरत में, आपके दुनिया में 98.9% मौजूद है 100 में से, ठीक है, 100 में से वो मौजूद है। जबकि जो आपका कार्बन नंबर 13 है वो 1.1% आपके 100 में से इतना जो है वो आपके आपकी ज़मीन के अंदर, आपकी दुनिया के अंदर मौजूद है। ये दोनों किस्म कार्बन आइसोटोप्स के हमारे कुदरत में मौजूद होते हैं। तो हम इस कार्बन एलिमेंट का एटॉमिक मास मालूम करने के लिए एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। अब आप बात करोगे कि एवरेज एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं। एवरेज एटॉमिक मास यूनिट उसको कहते हैं कि जब हम जो है वो तमाम आइसोटोप्स का जब एक ही मास लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको एवरेज एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। तमाम आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के अपने जो नेचुरल एबंडेंस के लेवल पे, नेचुरल एबंडेंस का मतलब होता है कि नेचर में उनकी तादाद के ज़्यादा होने की सलाहियत, उनकी तादाद के लेवल पे हम जो है उनको क्या करते हैं, उसका एवरेज एटॉमिक मास लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का यूनिट का लेने का तरीका ये है, ज़रूरत इस वजह से है क्योंकि हम पीरियोडिक टेबल में उनके एटॉमिक मासेस को जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा कि कोई भी एक एलिमेंट हो सकता है X, और इसके नीचे एटॉमिक मासेस लिखे होते हैं, ऊपर आपके एटॉमिक नंबर लिखा होता है। आपके पास जो है, जैसे कि मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, ऊपर एक प्रोटॉन नंबर है, प्रोटॉन की तादाद मतलब एटॉमिक नंबर की के बारे में बता रहा है, और यहाँ पर जो है वो एटॉमिक मासेस के बारे में बता रहे हैं, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पर आपके एवरेज एटॉमिक मास के बारे में बता रहा होता है। यहाँ पर जो मास है वो एवरेज एटॉमिक मास के बारे में, जो कि यहाँ पर कैलकुलेट करना मैं आपको सिखाऊंगा किस तरह कैलकुलेट करते हैं, सही है। तो पीरियोडिक टेबल में इनका एटॉमिक मासेस को लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एवरेज एटॉमिक मासेस के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको जो है वो एवरेज एटॉमिक मास मालूम करना है तो आपको एक डेटा दिया होगा। तो वो डेटा मतलब डेटा वो चीज़ जो कि आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा। क्वेश्चन में आपको दिया होगा कि एक एलिमेंट है, एक आइसोटोप्स है, एक एलिमेंट के आइसोटोप्स है, जैसे कि कार्बन के आइसोटोप्स है, जिसकी तादाद आपके नेचर में 98.9% है, और इसका जो एटॉमिक जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपके पास 12 है, और उसको क्या और इसके अंदर क्या होगा। और दूसरा एक किस्म है जो कि हमारे पास नेचर में 1.1% जो है वो मौजूद है, जिसका एटॉमिक नंबर है 13, जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो 13 है। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो है वो उनका एवरेज एटॉमिक मास करने के लिए, मालूम करने के लिए हम उनको उनकी तमाम वैल्यूज़ को जो है वो फिर 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 से डिवाइड। ये वैल्यू आपको क्या है, ये वैल्यू आपको ये तमाम की तमाम वैल्यू आपको क्वेश्चन से मिलेंगे। आपको क्या करना है, आपको आसानी से जो जितने भी परसेंट में आपके नेचर में मौजूद हैं, ये परसेंट वाले वैल्यूज़ हैं, वही परसेंट वाले वैल्यूज़ आपको अलग अलग इस तरह लिखने हैं, और इसके जो यहाँ पर जो फॉर एग्जांपल जो सिंबल के नीचे जो नंबर हैं उसके साथ आपको मल्टीप्लाई करने हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद पहले मल्टीप्लाई दोनों को करने हैं, फिर आपको उसको प्लस करना है। प्लस करने के बाद आपको आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी उस वैल्यू को फिर हम क्या कहते हैं,
कैलकुलेटर से कर लो, क्योंकि कैलकुलेटर आपके एग्जाम में जो है वो अलाउड होता है, आप कर सकते हो। तो 12 उसका जो टोटल जो नंबर आता है 12.01 एटॉमिक मास यूनिट आता है, जिसका मतलब ये है कि जो कार्बन एटम के जो आइसोटोप्स का जो कार्बन एलिमेंट के जो एवरेज एटॉमिक मास होता है वो आपके पास कितना होता है, वो 12.01 एटॉमिक मास यूनिट होता है। जो कि यहाँ पर आपके पास कार्बन है, सी यहाँ पर लगा होता है आपकी एलिमेंट। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में आपका यहाँ पर एक सी लिखा होगा, जो ये एक सिंबल है एलिमेंट का। यहाँ ये एटॉमिक नंबर है और नीचे आपका एटॉमिक मास है, जो कि एक्सप्रेस कर रहा है एवरेज एटॉमिक मास। सही है। तो इसी तरह आपके पास आपको एक कॉपर दिया गया है, ठीक है। कॉपर आपके इन्वायरमेंट में आपके कॉपर के भी दो आइसोटोप दिए गए हैं। आपके दुनिया में जो है दो पाए जाते हैं, मतलब कॉपर के जो एलिमेंट के हैं, एक 64.93 है, एक 62.93 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, उस परसेंट वाले नंबर को जो है वो पहले लिखने हैं इस तरह, ठीक है। फिर आपको जो है वो क्या करना है, उस परसेंट वाले नंबर को उसके एटॉमिक नंबर के साथ जो उसके साथ मौजूद है उसी को जो है वो उसके साथ मल्टीप्लाई करने हैं, प्लस करना है, फिर उसको डिवाइड करना है 100 से। तो आपको एवरेज एटॉमिक मास मिलेगा कॉपर का, जो कि 63.55 एटॉमिक मास यूनिट है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो एवरेज एटॉमिक मास यूनिट का जो है वो एक तरीका है। और इन और पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट विच आर इन अ लार्ज अमाउंट इन नेचर आर रिटन। याद रखना कि आपके जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में हमेशा वही एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जो कि यहाँ पर जो है वो मौजूद होंगे। सिर्फ वही एलिमेंट्स होंगे जो ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे। कुछ ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे जो उसकी ज़्यादा तादाद को एक्सप्रेस कर रहे होंगे। सही है। तो ये आपके पास जो है वो तमाम के तमाम जो है वो वो एटॉमिक नंबर, वो याद रखना कि वो एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद होंगे जो ज़्यादा तादाद में नेचर में मौजूद होते हैं। वही आपके जो है पीरियोडिक टेबल में उसको फिल किया होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है वीडियो जो है पसंद आई होगी। अगर आपको जो है वो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगला लेक्चर हमारे पास होगा एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसको किस तरह मालूम करते हैं, फार्मूला मास के बारे में बात करेंगे। सही है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।